Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithms course in lecture number 27. पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था और वो ग्राफ्स थे और उन ग्राफ्स को हमने डिटेल से समझा और उनकी अहमियत। और सबसे पहले हमने कहा कि ये ग्राफ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले किसी कोर्स में नहीं इसको पढ़ा, लेकिन हमने फिर भी उसको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, कंडीशंस देखी और उसके साथ साथ उसकी कई एग्जांपल्स का भी ज़िक्र हुआ। और बाद में हमने शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इसके हवाले से हम आज डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कौन से ऐसे एल्गोरिदम मौजूद हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर अपना लेक्चर कवर करेंगे। टू मोटिवेट आवर फर्स्ट एल्गोरिदम ऑन ग्राफ्स, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। वी नीड द गिवन अनडायरेक्टेड ग्राफ G is equal to V, E and a source vertex S is in capital V. The length of the path in graph is the number of edges on the path. मतलब अगर हम किसी ग्राफ में एक पाथ की लेंथ को देखना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं तो हमें उस पाथ के नंबर ऑफ एजेस को काउंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर उस पाथ में अगर 10 एजेस हैं तो हमें उस पाथ के अंदर उस पाथ यानी उस रास्ते के ऊपर चलने के ऊपर हमें तकरीबन 10 एजेस हैं तो 10 विज़िट करने पड़ेंगे, 12 हैं तो 12 विज़िट करने पड़ेंगे। तो वो नंबर ऑफ़ एजेस जो हैं उससे हमें पता चलेगा कि उस लेंथ पाथ की लेंथ क्या है। वी वुड लाइक टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S टू ईच अदर वर्टेक्स इन ए ट्री। अगर आप एक ट्री को देखें, ट्री आपने बनाए हुए हैं, हमने भी इस कोर्स में बनाए हैं। तो ट्री जो है उसके अंदर हम एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक हम जब जाते हैं तो वो बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मिसाल के तौर पे हम मतलब कहने का मकसद वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम यानी जो हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन है यानी जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ तक हम उस ग्राफ में सबसे कम एजेस विज़िट करके वहाँ जाएं। दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ। The final result will be represented in following way. For each vertex V into capital V, we need to store the D of V and which is the distance. अब ये लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि जो D of V की बात हमने की थी, हमने कहा था कि ये हमारा डिस्टेंस है यानी S to V, यानी हम फर्ज करें हमारे पास दो वर्टेक्स हैं, सोर्स है और एक अगला वर्टेक्स है। अब इधर से इस वर्टेक्स पे जाने के लिए मेरा जो डिस्टेंस है वो बेसिकली मैं स्टोर करूँगा D ऑफ V के अंदर। इसके साथ यहाँ पे D ऑफ S इज़ इक्वल टू 0 होता है। उसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं जा ही नहीं रहे तो हम इस वक्त जो है वो अपनी यानी सोर्स वर्टेक्स के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं तो वो इज़ इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वहाँ से तो अभी हमने आगे विज़िट ही नहीं किया। वी विल आल्सो स्टोर द प्रीडिसेसर एंड पॉइंटर पाई ऑफ V। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि प्रीडिसेसर यानी पिछला जो हम विज़िट करके आए हैं उसका पॉइंटर जो है वो हम इस पाई ऑफ V के अंदर स्टोर करेंगे। अब ये पाई ऑफ V फ़िलहाल मतलब ये होगा कि आपने S टू V विज़िट किया, जब आप V पे आ गए तो अब आपका ये जो पाई ऑफ S है ये वो पिछला नोड था जहाँ से आप आए। इसी तरह V से आप आगे मूव करेंगे तो फिर ये वाला नोड आपका पाई ऑफ S ये पाई ऑफ V के अंदर स्टोर होगा एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे कि फ़र्ज करें S ऑफ पाई ऑफ S जो है वो नील होगा क्योंकि उस वक्त तो हम फ़िलहाल सोर्स पे खड़े हुए हैं इस वक्त, तो सोर्स से तो अभी हमने कोई और चीज़ विज़िट ही नहीं की, तो मतलब है इसका प्रीडिसेसर जो है वो नील ही है यानी उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ।
There is a simple brute force strategy for computing the shortest path. We would simply start enumerating all simple paths starting at S and keep track of the shortest path arriving at each vertex. However, we can be many n factorial simple path in a graph. यानी अगर हमने एक ग्राफ को विज़िट करना है तो उसमें मल्टीपल वर्टिक्सेस हैं और उनके एजेस हैं, तो हमने अगर उनको विज़िट करना है तो मतलब उनके लिए जो हमें टाइम लगेगा वो तकरीबन जो है वो n फैक्टोरियल लगेगा। अब n फैक्टोरियल आपको पता है कि ऐसे जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो फिजिबल नहीं होते, तो ब्रूट फोर्स टेक्निक जो है वो हमारी इस केस में फ़ेल हो जाती है। कंसीडर द फुली कनेक्टेड ग्राफ, तो ये आपके देखें कि हमारे पास टोटल फुली कनेक्टेड ग्राफ है। फुली कनेक्टेड का मतलब यही है कि हर वर्टिक्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे चॉइसेस जो हैं ये S है, ये V है, ये U है और ये W है। यहाँ पे अब आप देखें कि n-1 चॉइसेस हैं फॉर द डेस्टिनेशन नोड। ठीक है, फर्स्ट करें कि हम यहाँ से हैं तो ये n-1 चॉइसेस हैं अगर हम विज़िट करना चाहते हैं डेस्टिनेशन। इसी तरह यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन मेरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मतलब ये है इसको निकाल के बाकी रहा n-1 चॉइसेस हैं। n-2 चॉइसेस हैं फर्स्ट हॉप एज इन द पाथ, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि आप मतलब इस ग्राफ को विज़िट नहीं करते, यानी मतलब इससे आगे जो हमारे फर्स्ट हॉप है यानी फर्स्ट एज है उसको अगर हम विज़िट करें तो हमारे पास फिर n-2, यानी अगर मैं यहाँ से इधर आ गया तो फिर मेरे पास कितनी ऑप्शन रह गई, ये और ये n-2। इसी तरह n-3 फॉर सेकंड एज एंड n-4, तो ये हमारी बन जाएगा n-(n-1) फॉर लास्ट लेग एंड द लेग इज़ द n फैक्टोरियल। तो ये वो ब्रूट फोर्स टेक्निक है, अगर हम एक ग्राफ को विज़िट करें तो उसके लिए हमें ये n फैक्टोरियल वाली बात करनी पड़ेगी। खैर, अब हम ये तो नहीं करेंगे कि हम यानी अपनी मर्ज़ी से, ये तो छोटा सा ग्राफ था जिसमें 4 वर्टिक्स थे। अगर आप सोचें कि जिसमें सैकड़ों वर्टिक्स हैं या हज़ारों वर्टिक्स हैं तो उस केस में हमारे लिए ये n फैक्टोरियल कितना पेनफुल होगा, तो यानी वो एल्गोरिदम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं काम करेगा। लिहाजा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई और एल्गोरिदम स्टडी करना पड़ेगा। तो हम पहला एल्गोरिदम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, या इसको हम BFS कहते हैं। ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आपने शायद डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हो पहले, यानी ट्री को टाइवर्स करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब हम ग्राफ को टाइवर्स कर रहे हैं। मतलब जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का है मेन जो फंक्शनैलिटी है वो तो वही है, लेकिन क्योंकि अब हम ग्राफ इसमें विज़िट करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे। इसी तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है वो भी कवर करेंगे। तो अब हम इसके बारे में जो इसका एल्गोरिदम है बुनियादी तौर पर स्टेप जो हैं उसके हम देखते हैं। पहला स्टेप ये है कि स्टार्ट विद S एंड विजिट इट्स एडजेसेंट नोड, यानी आप S से शुरू करें, यानी S हमारा कोई भी नोड होगा जहाँ से हमने उस ग्राफ को टाइवर्स करना है और उसके तमाम जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनको विज़िट करना है। यानी मैंने फ़र्ज़ करें एक वर्टिक्स उठाया, इसको मैंने स्टार्ट कहा, यहाँ से अब इसके साथ जितने भी और कनेक्टेड होंगे वो मैं विज़िट करूँगा, उनको एडजेसेंट नोड्स कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेबल विद द डिस्टेंस 1, यानी हम उनको लेबल कर देंगे कि हमने 1 डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया। नाउ कंसीडर द नेबर्स ऑफ S, इट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ 2। अब फ़र्ज़ करें कि हमने इस S से तमाम एडजेसेंट्स को विज़िट किया। अब हम इन एडजेसेंट्स के ज़रिए इनके मज़ीद और एडजेसेंट्स को भी विज़िट करें, तो मतलब उनके नेबर्स ऑफ नेबर्स की बात हम कर रहे हैं। नाउ कंसीडर द नेबर्स ऑफ S, दीज वुड ऐड द डिस्टेंस 3, तो यहाँ पे उनका जो बनेगा वो डिस्टेंस 3 बनेगा अगर हम इस तरह नेबर्स ऑफ नेबर्स में जाएंगे। रिपीट अंटिल द नो मोर अनविजिटेड नेबर लेफ्ट टू विजिट, यानी ये प्रोसेस हमने उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक ये ना हमें लगे कि कोई विजिट रह गया हो या अनविजिटेड नेबर हो। एंड दिस एल्गोरिदम कैन बी विजुअलाइज ए वेव फ्रंट प्रोपोगेशन outward from S visiting the vertices in band at ever increasing the distance from S। तो यहाँ पे हम बात ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है
ये एक इस तरह बन जाएगा कि एक विजुअलाइज्ड वेव की तरह प्रोपगेट, यानी एक वेव है जो आगे फैलती जा रही है ग्राफ तक। तो उस वेव को भी हम ग्राफ में देखेंगे। तो ये हम इस पे ये सारे स्टेप अभी हम अप्लाई करेंगे। तो ये इसका एल्गोरिदम है, इससे स्टेप भी अपने देख लिए और इसको अब एग्जांपल भी आप एक देख लें। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास ये स्टार्ट नोड है, हम यहाँ से शुरू करने लगे हैं। तो इस ग्राफ में अब मैंने क्या करना है कि इसके एडजेसेंट नोड्स को मैंने विज़िट करना है। एडजेसेंट इसका एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक जो है वो ये हो गया और दूसरा मतलब बस यही है, ये इसका एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है और ये 3 नोड एडजेसेंट हैं। तो मैं अब इनको बारी बारी विज़िट करूँगा तो मेरे पास ये जो है वो एक प्रोपगेशन बन जाएगी। तो यहाँ मैंने इनको 1 1 कह दिया, जैसे मैंने कहा था कि एक जो वेव होगी या हम एक नेबर विज़िट कर लेंगे तो हम उसको लेवल 1 कह देंगे। अब उसके बाद हमारे पास अब ये 3 वर्टिक्स आ गई, ये वाली और ये वाली। अब इनके नेबर्स को हम जो है वो विज़िट करेंगे। अब इसका नेबर क्या है, एक ये है, एक ये है। इसी तरह इसका नेबर कौन सा है, ऑफ कोर्स ये वाला है और ये वाला है और ये वाला भी बनता है इसका नेबर। इसी तरह इसका जो नेबर है वो ये वाला है, ये वाला है, ये 2 बनते हैं। तो अब इनको जब विज़िट करेंगे तो अब आप देखें कि मैंने उनको मार्क कर दिया, जो जो उनके नेबर्स थे मैंने उनको मार्क कर दिया। अब ये मेरी देखें कि ये प्रोपगेशन आगे फैलती जा रही है। ये वेव फॉर्म की बात जो मैंने की थी ये वो आपको अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास ये लेवल 2 हो गया। अब ये वाले नोड्स अब आ गए हैं, अब इनके नेबर्स को मैं जो है वो विज़िट करूँगा। अब जाहिर है ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, ये इनके नेबर्स हैं, ये वाला है। तो फाइनली आप देखें कि ये मैंने इनको भी विज़िट कर दिया, इनको मैंने यहाँ पे लेवल 3 कहा, तो ये हमारा जो है वो लेवल 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि ये जो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है ये इस तरीके से वर्क करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है, इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, तो यहाँ पे डाइवर्स द कनेक्टेड ग्राफ। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च इज़ द वन इंस्टेंस ऑफ द जनरल फैमिली ऑफ द ग्राफ, यानी हम ये एक जेनेरिक फैमिली ऑफ ग्राफ एल्गोरिदम है। डाइवर्सिंग ए ग्राफ मीन्स विजिटिंग एवरी नोड इन द ग्राफ। तो ये मतलब इसमें हर विज़िट हम इस तरह नोट कर यानी विज़िट करते हैं हर नोड को। ये हमने अभी तरीकाकार देखा है इसका। उसके बाद हम बात करें तो अनदर डाइवर्सिंग स्ट्रेटजी इज़ द डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसे मैंने शुरू में कहा था और भी एल्गोरिदम हम स्टडी करेंगे जिसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ये भी आपने ट्री के हवाले से पहले कंसीडर किया होगा। एंड DFS प्रोसीजर कैन बी रिटन द रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली। तो ये यानी DFS ऐसी टेक्निक है, उसको हम रिकर्सिवली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और नॉन रिकर्सिवली भी कर सकते हैं। तो इनको अभी हम देखेंगे, इनके एल्गोरिदम्स। DFS की जो डिटेल एग्जांपल है वो तो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन इनके जो रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर आपको पहले समझाऊं तो वो कुछ यूँ है कि ब्रेडथ फर्स्ट में तो आप एक सोर्स से शुरू करते हुए प्रोपगेट करते जा रहे हैं, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में सबसे पहले हम डेप्थ पे जाते हैं, यानी एक नोड लेते हैं, उसकी मज़ीद डेप्थ जितनी हो सकती है हम वहाँ पे जाएंगे। तो वो बेसिकली ये है। इसका रिकर्सिव एल्गोरिदम आप देखें कि इफ़ V इज़ अनमार्क्ड, यानी अगर हमारी ये वर्टिक्स अनमार्क है तो फिर इसको मार्क कर दो, और मार्क करने के बाद फॉर ईच एज, यानी इसके जो मतलब इसके जो V के एड्स हैं U, W, उनको विज़िट करो और फिर इसको W दो, यानी फिर ये उस नोड को पकड़ेगा, फिर उसकी वर्टेक्स में जाएगा एंड सो फोर्थ। ये सिलसिला डेप्थ तक चलता जाएगा। इसी तरह इसका आइटरेटिव वर्जन भी देख लें। आइटरेटिव वर्जन में आप देखें कि ये स्टैक यूज़ कर रहे हैं, पुश और पॉप, यानी स्टैक आपको पता है, आपने डाटा स्ट्रक्चर में पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं पुश ऑफ S कह रहा हूँ, मतलब कि हम सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स को स्टैक के ऊपर पुश करते हैं। उसके बाद वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर तो स्टैक जो है वो खाली नहीं है तो फिर क्या करो
कि पॉप करो वर्टेक्स को, और अगर तो ये V अनमार्क है तो फिर इसको मार्क कर दो, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक जो है वो सारे मार्क नहीं हो जाते, और आखिर में हम उसको फिर पुश कर देंगे। तो ये बेसिकली इनकी है। अभी आगे इनकी एग्जांपल्स आएंगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। टाइवर्सिंग कनेक्टेड ग्राफ, तो यहाँ पे जेनेरिक ग्राफ टाइवर्सल algorithm store a set of candidate edge in the sum data structures we will call a bag। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे जेनेरिक टाइवर्सिंग एल्गोरिदम है, अब हम एक जेनेरिक टाइवर्सिंग एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं, यानी जर्नल होगा। फ़र्ज़ करें कि हम उसमें एक डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं बैग यानी अरे, फ़िलहाल तो अरे है या पुश पॉप है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है इसमें क्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है इसमें स्टैक इस्तेमाल होता है। तो ये आगे चल के आपको पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ जेनेरिक एक एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं, यानी उसमें हम ना तो स्टैक को नाम दे रहे हैं इसको, ना क्यू, बल्कि बैग का नाम दे रहे हैं। and there only important properties of the bag we can put stuff into that and later take off it back, यानी हम इस बैग में कुछ रखेंगे और फिर इसमें से ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकाल भी सकते हैं। एंड हेयर इज़ द जेनेरिक टाइवर्सिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे टाइवर्स लिखा है, जेनेरिक ग्राफ टाइवर्सर एल्गोरिदम। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले मैं पुट यानी एस कर रहा हूँ इन द बैग। अब क्योंकि इसका प्रीडिसेसर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये फाइ खाली है। उसके बाद नील है, यानी उसके बाद हम चेक करें कि बैग नॉट एम्प्टी, यानी अगर तो बैग खाली नहीं है तो फिर ये लूप के अंदर दाखिल हो जाओ। अब करना ये है कि टेक P, V फ्रॉम द बैग, यानी बैग में से P और V को बाहर निकालो और उसमें जो है वो V को अगर अनमार्क है तो फिर उसे मार्क कर दो, अदरवाइज़ जो है वो मार्क मतलब है, यानी अगर नहीं है मार्क तब तो हम उसको मार्क करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो प्रीडिसेसर है वो पेरेंट ऑफ V को दे देंगे, यानी पेरेंट ऑफ V यानी हमारा जो मेन नोड है यानी पेरेंट का, उसको हम दे देंगे। और ये प्रोसेस जो है फॉर ईच एज यानी V, W पुट इनटू द V, W इन ए बैग। तो इस तरीके से वो सिलसिला चलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम बैग में से यानी P, V बैग में से हमने निकाला, हमने क्या किया, इसका जो प्रीडिसेसर है वो हमने V को दे दिया। अब V प्रीडिसेसर मैंने अभी बताया था, वो आपको याद होगा आपका पाई ऑफ जो है हमारा वर्टेक्स V है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा वो मतलब पेरेंट नोड बनता है। Notice that we are keeping edges in the bag instead of vertex। तो यहाँ पे हम edges बाहर निकाल रहे हैं, and this is because we want to remember whenever visit the V in first time that the previously visit the P but V into the bag। तो यहाँ पे ये सारी situation है। and the running time of the traversal algorithm depending on the how the graph is represented and what data structure is used for the bag। तो यहाँ पे यानी हम उसमें ऐड क्या कर रहे हैं और उसमें दूसरी बात है कि बैग में डाल क्या रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ जर्नल ऑब्जर्वेशंस हैं। अब यहाँ पे इसको वही एल्गोरिदम मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पे अब आप देखें कि सेंस वो यानी अभी 7 वाली लाइन जो है वो एक लूप में जा रही है। अब इसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो टाइम बनेगा वो यानी हम 7 यानी यहाँ पे लाइन में हम फॉर लूप यानी यूज़ कर रहे हैं। और ईच एज पुट इनटू द बैग एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी हर एज जो है वो बैग में 2 दफ़ा आप ऐड करेंगे। तो ये टोटल बन जाएगा 2 टू द ई टाइम्स, यानी हमारे पास फ़र्ज़ करें एक एज को हम अगर 2 टाइम्स जो है वो बैग में ऐड कर रहे हैं तो मतलब 2 टाइम्स ई आ जाएगा। उसके बाद हम सिंस वी कान टेक आउट द मोर थिंग्स इन दैट द बैग, तो ये हमारे पास 2 यानी अगर तीसरा जो हमारा ये एक दफ़ा बार निकालने वाला जो प्रोसेस है वो हम +1 होगा, तो हम कह रहे हैं 2 टाइम्स ई +1। तो इस तरीके से इसका जो टाइम है वो अब आपके सामने निकला है। करेंगे अब हम ये कि ये जो हमने बैग एक जेनेरिक टेक्निक बनाई है और उस बैग को अब हम इस बैग की जगह अगर हम स्टैक इस्तेमाल कर लें, ठीक है,
तो वो हमारी जो बन जाती है टेक्निक वो DFS की टेक्निक बन जाती है। और अगर इसी बैग की जगह हम अगर क्यूज़ को इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास जो टेक्निक बन जाती है वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यानी BFS की टेक्निक बन जाती है। तो ये जेनेरिक स्ट्रक्चर बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो यही हुआ। अब यहाँ पे देखें कि अब हम यहाँ बैग की जगह बल्कि स्टैक लिख रहे हैं, यानी पुश लिख रहे हैं। ये स्टैक मतलब नॉट एम्प्टी, तो इनको पॉप करो। बाकी वही एल्गोरिदम है, इसमें जस्ट पुश और पॉप के मेथड आ गए हैं और बेसिकली ऑर्डर भी वही स्टैक वाला होगा, लास्ट इन और फर्स्ट आउट वाला। तो यहाँ पे आपने इसका जो वर्जन है स्टैक वाला वर्जन देख लिया। तो DFS का इसी तरह मैंने जैसे कहा है कि क्यू वाला अगर लगा देंगे इसकी जगह तो फिर ये एल्गोरिदम बन जाएगा हमारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमने बेसिकली अगर आप देखें तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ को आगे लेके गए। उसमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स टेक्निक स्टार्ट की हमने और फिर हमने कहा कि उसमें n फैक्टोरियल हमारा टाइम लग रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी और एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। फिर हमने ब्रेड्थ फर्स्ट और DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किए और उनके हवाले से हमने एक जेनेरिक एल्गोरिदम भी बनाया बैग वाला। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। इनकी एग्जांपल्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।